हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आज खुशखबरी का दिन है क्योंकि आज होने वाला है चैप्टर का एंडिंग और लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर। तो शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 11, उसका 10th लेक्चर है जो कि क्वेश्चन आंसर रहेंगे जनरली। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पीछे जो बुक में क्वेश्चंस हैं उस तरह के क्वेश्चंस कभी बोर्ड में आते नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के आपको पूछा जा सकता है क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के अंदर दे ही नहीं रखे। आपकी समझदारी, एक क्वेश्चन में तो लिखा है इंटरनेट से सर्च करो, ठीक है। तो मैं करवा देती हूँ क्योंकि बच्चों को वो जनरली नहीं मिलेंगे आंसर्स और उनको घुमा के किसी और तरह से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। बाकी उस टाइप की भाषा के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो करने तो है ही हमें, तो देख लेते हैं। और सारे नहीं करेंगे क्योंकि बाकी के तो मैं जैसे कि कहती हूँ बिना सिर पैर वाली बातें हैं कुछ में, और बाकी कुछ जो शॉर्ट टाइप के हैं वो तो आपको डायरेक्टली जो है मेरे क्लासेस में मिल जाएंगे, बाय टॉपिक बाय नेम मिल जाएंगे। जैसे कि प्रतिरक्षी एंजाइम के बारे में तो हमने पढ़ा है, वहाँ पे जैव रिएक्टर जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें ही 2 टॉपिक कवर हो रहे थे क्वेश्चंस के। तो इस तरह से आपको काफ़ी कुछ जो है सीधा सीधा मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो देखिए कैसा है। क्या आप 10 पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो कि चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं? पता लगाइए कि वह चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब आपको 10 पूछे, बुक के अंदर मुश्किल से 2 के नाम है, इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के आगे अगर आपने देखा हो तो वहां लिखा है इंटरनेट से सर्च कीजिए, है ना। अब 10 के 10 तो आपसे नहीं पूछ सकते बोर्ड वाले, और मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी कम है, लेकिन फिर भी आप 5 तो कम से कम इसमें से देख ले जो इजी हैं, तो थोड़ा सा आपका काम हो जाएगा क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में देखेंगे कौन सी प्रोटीन है, और यहाँ पे उसका प्रयोग देखेंगे कि वो किस काम में आती है। सबसे पहले है, देखो ये इजी है, मैंने ऐसे ऐसे चुने हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और जनरली आपको इसमें से 5 तो कम से कम याद हो जाएंगे नॉर्मली, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगर आपने हार्मोन्स पढ़े हैं क्लास 11 में, उससे पहले कहीं, तो आपने हार्मोन्स के नेम याद किए होंगे और उसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन नहीं निकल रहा है ये ग्रोथ हार्मोन, तो भाई उसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये और अदर जो जितनी भी ग्रोथ हो रही है बोन की और भी, वो सब कम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ये हार्मोन बना रहा है उसका जीन निकाल के उसको वही बायोटेक्नोलॉजी की सारी प्रोसेस करके इस हार्मोन को बना सकते हैं और मार्केट में प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने और भी बनाए हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर है जो हमने बायोटेक्नोलॉजी से बना के रेडी कर रखे हैं। तो यहाँ पे भाई HCG हार्मोन जो कहाँ बच्चों में वृद्धि से जुड़ी अनियमितताओं को बताएगा। वही मैंने कहा ग्रोथ नहीं हो रही है। आजकल आप ऐड तो देखते ही हैं, है ना। मुझे मिलिट्री में जाने का बड़ा शौक था पर मेरी हाइट जो है वो कम रह गई थी, ये मेरा भी दुख है। और मेरे को HGH हार्मोन नहीं मिला, लेकिन जो टीवी पे ऐड आता है उसका एक ऐड देख के वो ऐसे कहता है मैं पहले नाटा था, मेरा मिलिट्री में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, फिर मुझे क्या मिला? ये वो ग्रोथ हार्मोन, एक टैबलेट आती है, एक लिक्विड भी आता है, मैंने कई बार ऐड देखा है उसका। वैसे वाला ऐड नहीं आता उसका, ये जो मूवीज़ के बीच में कहीं आते हैं और चैनल पे फ्री वाले एड्स नहीं आते, उनमें आता रहता है। तो वही वो उनमें क्या डाल रहे हैं? वो एक तरह से ये हार्मोन डाल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये हार्मोन भी एक एज तक काम करेगा। अब मैं इस हार्मोन को लूंगी तो मेरा कुछ ना होना, ठीक है। अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, एक लिमिट, इसलिए यहाँ पे लिखा है बच्चों में, ठीक है। अब मैं बच्ची नहीं रही, पहले मैं बच्ची हुआ करती थी, तब मुझे ये दवाई नहीं मिली, ठीक है। चलो, तो मेरी हाइट जो है वो कम रह गई। ह्यूमन इंसुलिन, ये तो मैंने भाई जहाँ पे भी एग्जाम्पल लिया है इंसुलिन का लिया है, तो इंसुलिन बना लिया हमने। क्या काम आ रहा है? मधुमेह डायबिटीज में काम में आ रहा है, उसके उपचार। और टाइप 1, जो डायबिटीज होती है वो 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अब क्या होता है वो आप आगे पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ लिखेंगे। आप डायबिटीज भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तो इजीली लर्न हो जाएंगे। आगे देखो, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर,
नाम बता रहा है भाई, टिश्यू, प्लाज्मोजेन या जन एक्टिवेटर, रक्त वाहिकाओं में जमे थक्के को हटाने के लिए। एक हमने वहां पढ़ा था थक्के को हटाने के लिए, स्ट्रेप्टोकोकिन जो हमने पढ़ा था, याद आया आपको? स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, हार्ट अटैक से बचाने के लिए जो स्ट्रेप्टोकोकस से हमने निकाला था। एक ये है, ये भी भाई जो हमारी रक्त वाहिका है उसमें क्लॉट को हटाने के लिए, वहां पे हार्ट में क्लॉट हटाने के लिए था। इरिथ्रोपोइटिन गुर्दे के रोग से संबंधित एनीमिया के उपचार में एवं एनीमिया के उपचार में, ठीक है। नॉर्मल गुर्दे से संबंधित और नॉर्मल एनीमिया भी अगर आपको हो रहा है। एनीमिया क्या है? जब आप में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड बहुत कम हो जाता है आपका नॉर्मल रेंज से, तो एनीमिया कहते हैं उसको। अल्फा गैलेक्टोसाइड क्या काम करता है? पेट रोगों के उपचार में काम में आता है, ठीक है। और फैक्टर 8, ये जो हमारे आप बोलते हैं ना ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड ऐसे ही क्लॉट नहीं होता, ब्लड में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9 है ना, और थ्रोम्बोप्लास्टिन और बहुत सारी प्रोटीन्स होती है। तो ये है फैक्टर 8, शायद मैंने इसको बताया है वहां पे। सिकल सेल एनीमिया, और एक हमने पढ़ा था डिजीज पढ़ी थी हीमोफीलिया में, और वहां पे भी मैंने बताया था, याद आ रहा है मुझे कि मैंने ये दोनों चीजें वहां पे बताई है ना। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है वो क्या होते हैं, उसको रक्त के थक्के को जमाने में हेल्पफुल होते हैं। तो वही जो है वहां से आप याद, ये तो याद ही है, होना भी चाहिए, और उसी का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 बना के फिर जो हीमोफिलिक वाले होते हैं उनको दे देते हैं, ताकि उनका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। रक्त स्कंदन लिखा हुआ भी आ गया, मैं जबरदस्ती बोली जा रही हूँ, इधर लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट जो है 10 है, आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको याद करना है। 5 मैं बोल रही हूँ कि 5 तो कर लो, 10 नहीं तो 5 या 2 ही पूछ ले, तो आपको याद होने चाहिए। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, अब इंसुलिन याद किया है तो इंसुलिन से एक और याद कर लो, इंसुलिन लाइक ग्रोथ, ये वृद्धि, भाई ग्रोथ आ रहा है तो वृद्धि में जो असफलताएं हो रही हैं उनके उपचार में काम में आ रहा है। फॉलिकल, ये भी आपने हार्मोन में पढ़ा है, वही मैं लेके आई हूं जो आपने जनरली पढ़ लिए, 5 तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। FSH हार्मोन, जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तब FSH हार्मोन के बारे में डिस्कस किया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को बनाता है, ठीक है। तो प्रजनन तंत्र से जुड़े रोगों के उपचार में, वंध्यता के उपचार में, ये याद हो जाएगा। ये चलो छोड़ दो, बहुत भारी वाला है भाई, 5 तो आप कर ही लोगे, इतनी तो मुझे उम्मीद है आपसे। रिकॉम्बिवैक्स HB हेपेटाइटिस B वैक्सीन भी बना रखा है हमने, सब यूनिट वायरल वैक्सीन हेपेटाइटिस B की रोकथाम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 10, इसमें से आप 5 याद कर लें और इजी वाले 5 हो ही जाएंगे आपको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी NCERT का ही है। मानव की एक कोशिका में DNA की मोलर सांद्रता क्या होती है? अपने अध्यापक से परामर्श कीजिए। हाजिर है अध्यापक। भाई वैसे तो कुछ नहीं है इसमें, है ना। मोलर सांद्रता की परिभाषा पहले तो आपको पता होनी चाहिए, क्या है मोलर सांद्रता। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी ना, ये वैसे तो आप 11th में पढ़ लिए इसको, लेकिन आपको याद हो कि मोलर सांद्रता क्या होती है, किसी इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोल की मात्रा उसकी मोलर सांद्रता होती है, अगर सिंपल भाषा में हम इसको बोलना चाहें, ठीक है। तो वो हम मोल पता करने होते हैं हमें उस पदार्थ के, और उसके जितना आयतन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं तो मोलर सांद्रता आ जाती है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है DNA की, और जब मोल की संकल्पना अगर आपको पता है, मोल संकल्पना क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है कि मोलर क्या था, मोल क्या थे? तो ये मोल हम कह रहे थे, अगर हम केमिस्ट्री के लेवल पे जाए तो किसी भी अणु या परमाणु का जो टोटल वेट होता है सिंगल मॉलिक्यूल का या सिंगल एटम का, वो उसके मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में एक संख्या होती है आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। 1 मोल में हम बोलते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 आवोगाद्रो नंबर्स होते हैं। तो बस इन्हीं 2 की कहानी पे हमें इसे खत्म करना है। पहले मोलर सांद्रता को देख लो। किसी विलयन में किसी विलय की सांद्रता का पैमाना है, इसे निश्चित आयतन में पदार्थ की मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। और ये मात्रा किस रूप में होती है? ये मात्रा जो है मोल के रूप में व्यक्त होती है,
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें डीएनए का करना है और मानव का करना है, क्योंकि यहाँ पे भी मानव बोला है, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं कि भाई मानव का जो गुणसूत्र है, कितने गुणसूत्र होते हैं मानव में, तो हम कहते हैं 46। अगर हम 46 को आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। ठीक है, 46 और आवोगाद्रो नंबर होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, यही होते हैं ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोल। तो हम क्या लिख देंगे, 1 मोल डीएनए किसके बराबर हो जाएगा, हमारा मोलर सांद्रता क्या हो जाएगी, 1 मोलर सांद्रता। जो भी आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई आए आप उसे कर देना। इतनी मेहरबानी आप मुझ पे कर सकते हैं, इतना मुझे आप पे भरोसा है कि मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे। देखो 10⁻23 तो ऐसे के ऐसे लगा देना, इससे कोई भिड़ंत मत कर लेना। ठीक है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो कर दोगे। चलो नेक्स्ट है कक्षा 11 में, ये देखो हमसे 12वीं नहीं पढ़ी जा रही, इनको 11वीं की पढ़ी हुई, उसका भी याद कराओ, है ना। ये भी, इसको भी मैम का भूत आ गया है, मैम भी कभी कभी उठा के ले जाती है, चलो 11वीं में पढ़ा होगा, ऐसे ये भी, इसने भी छोड़ा नहीं है आपको। 11वीं में जो आप पढ़ चुके हैं उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े या डीएनए है। अब देखो बोर्ड वाला ऐसी लाइनें नहीं देगा, ये है ना, जैसी कि वहां पीछे लिखी हुई, बोर्ड वाला सीधा क्वेश्चन यहाँ से, आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े या डीएनए, इसके बारे में आप क्या पता लगाएंगे। ठीक है, डीएनए बड़े हैं या कौन बड़े हैं, हमारे प्रोटीन या एंजाइम। एंजाइम बोले तो क्या, एंजाइम बोले तो प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में ये हमसे पूछ रहा है कि प्रोटीन बड़ा होता है या डीएनए बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम क्लास 11 छोड़ो, अभी की बात करो आप, तो 12th की, 12th में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, हाँ पढ़ा हमने, वहां पे प्रोटीन भी बनाया। आप बोलेंगे कहाँ बनाया भाई, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो पढ़े हैं हमने, वो घोट घोट के जो आपको पिलाई हूं मैं, अनुलेखन और अनुवादन, वो का था, वो प्रोटीन निर्माण ही तो था। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, याद आ रहा है कुछ बादाम। चलो, तो भाई हमें ये देखना है, 11 छोड़ दो इसकी, तो 11th हम 12th की बात कर लेते हैं। तो जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया तो हमने क्या कहा, डीएनए की सबसे छोटी यूनिट अगर हम बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, पेंटोस शुगर, ठीक है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। कई बच्चों को तो लग रहा होगा पता नहीं मैम क्या बोले जा रही है ना, हाँ लग रहा है, लेकिन हमने ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो भाई इन 3 से बने होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में 3 और चीजें हैं। और अगर हम प्रोटीन पे जाएं तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। जब हमने प्रोटीन संश्लेषण किया था तो हमने डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बनाया, लेकिन जब हमने प्रोटीन बना रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि वो जो टीआरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में ढूंढ के नाइट्रोजनिक बेस को, अमीनो एसिड्स को ढूंढ के लेके आता है। याद आया, अमीनो एसिड्स को ढूंढ के लेके आता है। अमीनो एसिड ही तो प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड को ढूंढ के क्यों लेके आता था वो, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे 3 कोडोन है, 3 के, ठीक है, ए टी जी जो भी है वो कोडोन है। ठीक है, तो एक अमीनो अम्ल किससे बना हुआ है, एक अमीनो अम्ल 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये क्या है, ये डीएनए के ही तो हैं ये सीक्वेंस, और ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए तो किसका बना हुआ है, डीएनए से भले ही आरएनए बना है, लेकिन आरएनए भी तो वैसे ही बना होगा, इसमें भी तो फॉस्फेट, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनिक बेस होंगे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 कोडोन का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक अमीनो अम्ल में 3 न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में ही
इतनी सारी चीजें हैं। तो हम ये कहते हैं कि डीएनए जो है वो प्रोटीन से ज्यादा बड़ा अणु है। प्लस जब हमने इनका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, डीएनए का भी और प्रोटीन का भी, तो हमें पता चला कि डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो हम इस बात से इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि डीएनए इज द विनर। डीएनए एक बड़ा अणु है। एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के संश्लेषण में सारी सूचनाएं एक सिस्ट्रॉन क्या था, वो जीन, ये सब पढ़े हुए हैं हमने, मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक, जो जीन होता है जो प्रोटीन बनाता है उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं, में उपस्थित होती है। एक डीएनए अणु में हजारों जीन हो सकते हैं। दूसरे, एक अमीनो अम्ल 3 क्षारक युग्म, 3 क्षारक युग्म ये है ATGC, ये क्या है, नाइट्रोजेनिक बेस है, मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये मैं समझा चुकी हूं उधर। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अमीनो अम्ल से बड़ा अणु है, ठीक है, अमीनो अम्ल से बड़ा अणु है ये न्यूक्लियोटाइड, अतः डीएनए अणु ही बड़ा होता है। ये आपको लिखना है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। दूसरी क्या चीज है कि डीएनए का आणविक भार भी प्रोटीन से अधिक होता है। ये 2 फैक्ट्स आप बताएंगे तो आपका जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, जो आने लायक है वही मैंने लिए हैं, मैंने कहा, और जो आपको इजीली मिल जाएंगे उनको दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है। अच्छे वातन व मिश्रित करने वाले गुण, ये तो मैंने आपको क्लास में ही बोल दिया था कि ये जो है पीछे क्वेश्चन है कल की लास्ट क्लास में, कि अतिरिक्त स्टीडर्ड टैंक जैव रिएक्टर की रोटेटर पर हिलने वाले फ्लास्क की तुलना में क्या अच्छा ये है, ठीक है, ये कल की क्लास में बता दिया था। जैव रिएक्टर में किसी पुनर्योजक प्रोटीन उत्पाद का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। जो बायोरिएक्टर होते हैं उसमें किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यानी कि पुनर्योजक प्रोटीन या उससे उत्पादित प्रोडक्ट का व्यावसायिक स्तर पर यानी कि बहुत बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम उत्पादन कर सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। जैव रिएक्टर में ताप नियंत्रण हो सकता है, पीएच नियंत्रण हेतु प्रावधान होते हैं, हमने देखा था वहां पे जो विलोडक वाला था, स्टीयर्ड वाला मतलब विलोडक वाले में हमने देखा था ना, वहां थर्मामीटर भी लगा हुआ था, पीएच वाला भी लगा हुआ था, फोटोग्राफ देखा था हमने कल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी होती हैं। प्रदर्श को सैंपलिंग पोर्ट से निकालकर निरीक्षण कर यथानुसार उपाय किए जा सकते हैं। मैंने आपको कहा था उसको देखा भी जा सकता है कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सा निकाल के आप चेक कर सकते हो उसमें से। तो इसकी सुविधा होती है कि आप समय समय पर ये चेक कर सकते हो कि कहीं जैव रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमारा प्रोडक्ट बन भी रहा है, उसमें कुछ मिला या खराब तो नहीं हो गया, ये सारी चेकिंग सैंपलिंग की। फोम ब्रेकर, जिसको हमने वहां पे एंटी फोम ब्रेकर कहा था, एंटी फोम कहा था वहां पे, यहाँ पे फोम ब्रेकर लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है तो सही है। मैंने कहा था झाग बन जाएंगे बैक्टीरिया, भाई क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा तो फॉर्म भी बनेगा, उसको भी हटाने के लिए हमारे पास फोम ब्रेकर होते हैं की व्यवस्था होती है, ठीक है। चलो, ये है क्वेश्चन, ये भी देखो आपको खुद से ढूंढने के लिए कहा है, एनसीईआरटी ने तो 2 दिए हैं, आपसे बोला है 5 ढूंढ के लाओ, ठीक है। बुक में अगर बोर्ड आपसे पूछेगा तो वो भी जनरली, जहां तक मेरा मानना है अभी तक के पेपर में, 1 या 2 के चांसेस हैं, और वो भी मैं आपको बता दूंगी किन 2 के चांसेस हैं, मैंने आपको बताए भी थे वहां पे, ठीक है। 2 के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, बाकी अभी तक बोर्ड ने इस पे ज्यादा से ज्यादा 1 ही पूछा है जब भी पूछा है, और 1 एक्स्ट्रा हम करके चले तो 2 पूछ लेगा, लेकिन 5 नहीं पूछेंगे, इसकी मैं थोड़ी सी श्योरिटी ले सकती हूँ आपसे, ठीक है। अपने शिक्षक से परामर्श कर पैलिंड्रोमिक अनुक्रम के 5 उदाहरण एकत्रित करें। बेहतर होगा कि क्षारक नियमों का पालन करते हुए आए स्वयं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बनाएं। कुछ नहीं, सीधे आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में कि 2 जो है, मैं कह रही हूँ मैक्सिमम 2 ही पूछेंगे, तो 2 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम बताओ और उनका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछ ले, तो मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बता दूंगी आपको कि किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक बार फिर से बता देती हूँ, क्लास में बताया था कि जब हम एक ही दिशा में रीडिंग करें, और यहाँ पे एक ही दिशा में रीडिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक की 5 से 3 की तरफ कर रहे हैं तो दूसरे की भी 5 से 3 की तरफ करें, ठीक है। एक दिशा का मतलब ये नहीं कि यूं इधर जा रहे हैं तो दूसरा भी। अब आपको पता है कि डीएनए में क्या होता है भाई, अपोजिट होता है,
अपोजिट होता है, तो भाई ये 5 से 3 है तो दूसरा 5 से 3 ऐसे होगा, तो ये ऐसे देखा जाए तो अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन हम तो दिशा की बात करें कि इधर से भी 5 से 3 की तरफ, इधर से भी 5 से 3 की तरफ जाए, तो रीडिंग करने पर हमें एक जैसे नाइट्रोजेनिक बेस मिले, इसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो वही हमें बताने हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो पहला जो है वो हम वही हमारा रटा हुआ जो है, और आपको भी रटना ही है, रटना तो क्या है, इजी है। जो कौन काटता है, यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम लिख रही हूँ जो कि आपको याद रखने हैं, और कई बुक्स नहीं दे रही हैं इसको, लेकिन याद रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बताओ, तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होंगे, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस जगह पे जाके काटेंगे उसको, वो उसके क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, पहचान चिन्ह जिसको कहते हैं, या पहचान अनुक्रम जिसको कहते हैं, विशिष्ट अनुक्रम, ये सब नाम इन्हीं के हैं। तो पहले था हमारा इको R1 ले लेते हैं। इको R1 का भाई यही एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, तो 5' की तरफ इसके पास है GATTC, ये वाला दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक ही एग्जांपल दे रखा है पूरी बुक के अंदर, और हमने भी आपको इसी से समझाया है। ठीक है, चलो तो ये 3', तो अब ये इधर है 5' से 3' की तरफ, तो इसका दूसरा पेयर क्या होगा, दूसरा पेयर होगा यहाँ पे 5', यहाँ पे 3', तो यहाँ पे हो गया CTTAG। ठीक, ये किसका है, इको R1 का। दूसरा हम बात कर लेते हैं बाम H1 का, जिसमें क्या होगा 5' से 3' और GATCC। अभी कैसे याद करना है मैं बता दूंगी, मैंने कैसे याद रख रखा है मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, और इधर से हो जाएगा 3', 5', ये हो गए 2। भाई इसको कर लोगे CTAG। उसके बाद है LU1, है ना, मैंने इसको अल्लू अर्जुन से याद कर रखा है ना, आजकल अल्लू अर्जुन की पिक्चरें बहुत चल रही है। ठीक, तो इसका क्या है AGCT, मैंने ऐसे याद कर दिया। AG औरतें अपने पति को क्या कहती है, AG कहती हैं, तो AGCT, AG आओ, CT होता है क्लास टेस्ट, हम पहले क्लास टेस्ट हुआ करते थे तो उसको कहते थे CT हो रहा है। ठीक है, तो AGCT दे दो, या आप कुकर की सीटी से याद कर सकते हैं CT, तो ये हो जाएगा TCGA, ये हो गया LU। ठीक है, अल्लू अर्जुन। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ, इको R1 बाम H1 है ना, ये LU हो गया। उसके बाद आता है हिंद थर्ड की क्या है, हिंद थर्ड का इसका जस्ट उल्टा था, इसका जस्ट उल्टा कर दो। अब उल्टा कैसे करना है वो याद रखो, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जी को अंदर ले लेना है, तो जी को अंदर ले लेना है, उल्टा कर दो, जस्ट इस वाले सीक्वेंस को उल्टा कर दो, इस वाले सीक्वेंस को उल्टा कर दो, तो यहाँ पे ये हो गया, ये कुछ ऐसा बनेगा मेरे हिसाब से। इस 3 को GAA को उल्टा कर दिया तो बन गया AAG, और इस वाले को उल्टा कर दिया तो CTT। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और यहाँ पे बन गया TAACGAA। तो भाई रीडिंग कर लो, एक जैसे निकलेंगे। और लास्ट है PST1 का क्या है 5', 3', इसका है CTGCAG। यहाँ पे देखो AGTC था तो हमने AG को अलग कर दिया, CT को अलग कर दिया, और बीच में GC को घुसा दिया। ठीक, ऐसे मैंने कर रखा है याद, हालांकि मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ कंफ्यूज, लेकिन याद आ जाता है फिर। हाँ, यहाँ पे
GCAG। चलो अब याद कैसे करा हुआ है भाई, ये देख लो। देखो मैंने कैसे याद करा, इन दोनों का तो मुझे कंफर्म है कि इसका जस्ट उल्टा करना है, ठीक है। हिंड थर्ड और इसमें उल्टा करना है, कैसे करना है आपको समझा दिया। इन दो को उल्टा कर दो, फिर उधर वाले को उल्टा कर दो, तो ये बन गया। कहानी यहाँ पे है, तो इसको मैंने बाम H1 को इससे कंपेयर करूं। यहाँ पे पहले 2A लिए हमने, अब G वाला नाराज कि भाई क्यों इसी को 2 क्यों लिए, तो दूसरे वाले में G को 2 ले लो, तो यहाँ पे GGA हो गया। अब G 2 ले लिए तो A को 1 कम होना पड़ेगा, तो GGA। और यहाँ पे ऐसे ही T को भी नाराज हो गया तो T को खुश रखने के लिए, C भी नाराज हो गया तो C को खुश रखने के लिए T 1 कम हो गया और C 2 कर दिया। इस वाले में 2A 2T है, इधर वाले में 2G 2C है। समझ में आ गई होगी अब आप ध्यान से देखोगे तो। ये मैंने अल्लू अर्जुन से याद रख रखा है और आपको बता दिया कि हस्बैंड को कैसे बुलाएंगे, AGCT करके बुला लेंगे। ये वाला हो ही गया। और ये वाले में AGCT में TC को इधर ले लो, AG को इधर ले लो और बीच में GC को घुसा दो। ठीक, इस तरह से आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। चलो नेक्स्ट है प्लाज्मिड DNA व गुणसूत्र DNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड हमारे संवाहक है और DNA गुणसूत्र क्या है, DNA गुणसूत्र कहाँ होते हैं। हमने कहा प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में एक अतिरिक्त DNA होता है, तो ये बेसिक फर्क है। दूसरा हमने कहा था कि प्लाज्मिड अगर हम निकाल लें बैक्टीरिया में से तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, जबकि DNA तो उसका मेन जो है वो क्या है, और मेन DNA उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है जिसको हम देख लेते हैं। पहला गुणसूत्र DNA, यहाँ पे नॉर्मल वाला DNA और यहाँ पे प्लाज्मिड DNA। आकार में बड़ा और जीन संख्या अधिक होती है इसमें, जबकि आकार में छोटा। ये पूछा जा सकता है बोर्ड में, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बुक के पीछे दिया है तो और भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जीवाणु के जीवन के लिए आवश्यक होता है ये जो नॉर्मल वाला DNA होता है, लेकिन प्लाज्मिड की आनुवंशिक सूचना जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होती, इसीलिए तो हम वहां से निकाल रहे हैं, वरना ऐसे बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालते रहेंगे तो वो तो मर ही जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या करता है, एक तो बहुत सारी कॉपीज होती है, दूसरा ये एसेंशियल नहीं है उसके लिए, सिर्फ प्रतिरोधकता प्रदान करता है, तो आप निकाल भी लोगे तो ज्यादा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रतिरोधक जीन अनुपस्थित होते हैं, नॉर्मल वाले DNA में प्रतिरोधक जीन नहीं होंगे। प्रतिरोधक जीन मतलब वो जो हम कह रहे थे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी, वो नॉर्मल वाले DNA में नहीं होंगे। ठीक है, अनुपस्थित। कोशिका विभाजन के समय ही प्रतिकृति होती है, जब कोशिका विभाजन होगा तभी अपनी कॉपीज बनाएगा, जबकि प्लाज्मिड एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन उपस्थित होते हैं, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन है ना, और भी औषधियां साइक्लोप्रोपेन, इन सब के लिए होते हैं। कोशिका विभाजन के साथ अन्य समय पे भी प्रतिकृति बनाता है। प्लाज्मिड आपको कहा था बैठे बैठे उसको कुछ काम नहीं है, प्रतिकृति बनानी है, और इसीलिए हमने कहा था कि एक बैक्टीरिया में 100 से 150 तक के प्लाज्मिड हो सकते हैं। याद आई बात। संख्या में एक होता है, एक ही है भाई, संख्या 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है, अभी बोला मैंने जस्ट। समयुग्मक में भाग नहीं लेते। ठीक है, ये क्या होता है, जब अगर आपको वही क्लास 11th में आपने समयुग्मन पढ़ा हो बैक्टीरिया का, जीवाणु कैसे जो है समयुग्मन या निषेचन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने प्लाज्मिड को एक दूसरे में डालते हैं। ये मेन वाले DNA को नहीं डालते, मेन वाले DNA को ट्रांसफर नहीं करते, प्लाज्मिड को करते हैं, समयुग्मन में भाग लेते हैं। देखो क्या होता है, एक होता है माइनस बैक्टीरिया और एक होता है F1 F प्लस और एक होता है F माइनस। ये वो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, बता देती हूँ। अब F1 प्लस में क्या होता है, नॉर्मल DNA होता है और साथ में प्लाज्मिड भी होता है, लेकिन ये जो F माइनस वाले होते हैं इसमें नॉर्मल DNA होता है, तो ये दोनों आप पास पास आते हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन बनता है। अब ये प्लाज्मिड आपको पता है अपनी कॉपियां बना बना के रखी हुई है इसने, तो ये कहता है चल तेरे को एक कॉपी दे देता हूँ, तो ये इसको भी एक कॉपी दे देता है। इसको बोलते हैं समयुग्मक या कॉन्जुगेशन, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है।
ठीक है, तो इसमें ये काम में आता है, इसका समयुग्मक में कोई योगदान नहीं है। तो ये बेसिक फर्क है और मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सबसे ज्यादा चांसेस इसके आने के। तो इसके साथ आज के हमारे जो चैप्टर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो यहाँ पे खत्म होते हैं और नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 12। तो नेक्स्ट क्लास सबको जरूर से अटेंड करनी है, जो इंतजार करते रहते हैं नया चैप्टर कब शुरू होगा, ठीक है, जो कल के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।